दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चारधाम यात्रा से जुड़े आपके 30 सवालों के जवाब देने वाला हूं। अगर आप इस साल या जीवन में कभी भी चारधाम यात्रा करने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिएगा। आपके बहुत से सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि चारधाम यात्रा पर कैसे जाएं। दोस्तों आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप बाई फ्लाइट देहरादून तक आ सकते हैं या फिर रेल मार्ग से हरिद्वार या ऋषिकेश तक आ सकते हैं। इसके बाद चारों धाम तक आपको सड़क मार्ग द्वारा ही जाना होगा। दूसरा सवाल है कि बाय रोड जाने पर बस, कार, टैक्सी, शेयर टैक्सी की फैसिलिटी कहां से मिलेगी। जनरली चारधाम यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होती है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हरिद्वार से चारधाम यात्रा शुरू करते हैं तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हरिद्वार में बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन लगभग पास में है और वहीं से ही चारों धाम के लिए बसेस चलती हैं। हरिद्वार मेन बस स्टैंड के पास से ही आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए बसेस मिल जाएंगी। किराए की मैं बात करूं तो 500 से 550 के लगभग सभी धाम का किराया रहता है। यहाँ से आपको शेयर टैक्सी भी मिल जाएगी। कभी कभी शेयर टैक्सी डायरेक्ट नहीं मिलती है तो आपको 2 शेयर टैक्सी यूज करके किसी भी धाम तक जा सकते हैं, और आप चाहें तो प्राइवेट टैक्सी भी हरिद्वार से ही बुक कर सकते हैं। तीसरा सवाल है किस धाम पर कहाँ तक गाड़ी जाती है। यमुनोत्री की अगर मैं बात करूं तो आप जानकी चट्टी तक अपनी कार ले जा सकते हैं, बसेस भी जानकी चट्टी तक ही जाती हैं। गंगोत्री में ठीक गंगोत्री तक आप अपना व्हीकल लेकर जा सकते हैं, वहां पर कार पार्किंग मौजूद है। केदारनाथ में सोनप्रयाग तक ही आप बसेस या कार से जा सकते हैं, उसके बाद आपको गौरीकुंड तक दूसरी जीप का सहारा लेना पड़ता है। बद्रीनाथ में बस स्टैंड मौजूद है, कार पार्किंग भी मौजूद है, आप सीधे बद्रीनाथ धाम तक अपनी गाड़ी या बसेस के थ्रू जा सकते हैं। चौथा सवाल है कि पार्किंग की फैसिलिटी कहां पर कैसी है। यमुनोत्री की बात करूं तो जानकी चट्टी में बहुत बड़ी कार पार्किंग है, कोई इशू नहीं होगा। गंगोत्री में भी कार पार्किंग मौजूद है, वहां भी कोई इशू नहीं है। केदारनाथ में सोनप्रयाग तक आप जाएंगे, वहां भी बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है, वहां भी कोई इशू नहीं होने वाला है। वहीं बद्रीनाथ में भी कार पार्किंग 2 या 3 जगह मौजूद है, जहां भी आपको सुटेबल हो वहां आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। पांचवा सवाल है कि रास्ते में पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, एलपीजी पंप कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आप पहाड़ों पर ट्रैवल करते हैं तो ना ही आपको सीएनजी पंप मिलेगा और ना ही एलपीजी पंप मिलेगा, आपको डीजल या पेट्रोल पंप ही देखने के लिए मिलेंगे। यमुनोत्री की अगर मैं बात करूं तो लास्ट पेट्रोल पंप बड़कोट में है। बड़कोट से यमुनोत्री की दूरी 52 किलोमीटर है, उस बीच में पेट्रोल पंप नहीं है। गंगोत्री की बात करूं तो उत्तरकाशी में काफ़ी सारे पेट्रोल पंप हैं, और उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच की दूरी करीब 98 से 100 किलोमीटर है। वहां पर पेट्रोल पंप की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोल आसानी से वहां मिल जाता है। इसके बाद केदारनाथ की बात करूं तो लास्ट पेट्रोल पंप गुप्तकाशी में है। गुप्तकाशी के बाद आपको पेट्रोल पंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। बद्रीनाथ की बात करूं तो लास्ट पेट्रोल पंप जोशीमठ में है, और जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच में पेट्रोल पंप मौजूद नहीं है। छठा सवाल है कि ट्रैकिंग कहाँ पर है और कितनी ट्रैकिंग हमें करनी पड़ती है। चारों धाम की अगर मैं बात करूं तो यमुनोत्री में जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का ट्रैक आपको पैदल, घोड़ा, पालकी या पिट्ठू से कर सकते हैं। गंगोत्री में कोई भी पैदल ट्रैकिंग नहीं है, लेकिन गंगोत्री से गोमुख जाते हैं तो 18 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है। केदारनाथ की बात करूं तो गौरीकुंड तक आप पहुंच सकते हैं, और गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक 16 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। वहां भी आपको घोड़े, खच्चर, पिट्ठू, पालकी के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में कोई भी पैदल ट्रैकिंग नहीं है। आप बद्रीनाथ धाम से अगर विष्णु चरण पादुका देखने जाते हैं तो 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल ट्रैक है, और अगर माना घूमने जाते हैं तो माना गांव में जितना भी आप घूमेंगे, या फिर माना गांव से वसुधरा वाटरफॉल जाते हैं तो वहां आपको पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, लेकिन धाम के लिए आपको कोई पैदल ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। 7वां सवाल है कि क्या छोटे बच्चों को साथ ले जाना सही है या ले जा सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक बात यमुनोत्री की है और केदारनाथ धाम की है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोटे बच्चों को, अमूमन 10 साल से छोटे बच्चों को लेकर जाएं, क्योंकि ये सभी जगह, ये चारों धाम बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं, और यहाँ पर ब्रीथिंग प्रॉब्लम,
या फिर हाई एटीट्यूड सिकनेस जो होती है उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अब आमतौर पर केदारनाथ में तो ये दिक्कत ज़्यादा होती है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप छोटे बच्चों को चारों धाम यात्रा पर लेकर जाएं। बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट गाड़ी वहाँ तक जाती है, गंगोत्री धाम तक डायरेक्ट गाड़ी जाते हैं, लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ में पैदल ट्रैकिंग करनी होती है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी स्थित हैं, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप छोटे बच्चों को साथ लेकर जाएं। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। और जहाँ भी आपको इस सवाल का जवाब मिले तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा। 8वां सवाल है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है या माउंटेन सिकनेस क्या होती है। अमूमन जब हम माउंटेन्स पर या बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। लोअर ऑक्सीजन लेवल होने के कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे हेडेक या वोमिटिंग या चक्कर आना, इस तरह की दिक्कत होने लगती है। यहाँ तक कि सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। अगर आपको इस तरह की दिक्कत होती है तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। 9वां सवाल है कि कैसे माउंटेन सिकनेस से या हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचा जा सकता है। बचने के मैं आपको उपाय बताता हूँ। अगर आप केदारनाथ धाम पहुँचते हैं तो ज़्यादातर इस तरह के केसेस होते हैं कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के कारण लोगों को सर में दर्द, वोमिटिंग, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जहाँ भी मौजूद हैं वहाँ 10 से 15 मिनट के लिए कम से कम रुक जाएं। सर में दर्द ज़्यादा होता है तो कुछ आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, सबसे ज़रूरी, पूरी यात्रा के दौरान जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे, फ्लूइड लेंगे, उतना ज़्यादा आपको परेशानी कम होगी। आप हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के शिकार होने से बच सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो। यही कारण है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि बच्चों को साथ ले जाना सही नहीं है। 10वां सवाल है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है और कैसे होता है, क्या ये जरूरी है या नहीं। देखिए, चारों धाम यात्रा के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी तो केदारनाथ में है। केदारनाथ में सोनप्रयाग में ही बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ऑफिस बनाया हुआ है। वहाँ पर आप अपना आधार कार्ड दिखाकर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार, जोशीमठ, जानकी चट्टी, उत्तरकाशी, इन सभी जगहों पर बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से यात्रा शुरू कर रहे हैं या किसी टूर ऑपरेटर के थ्रू यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आप उनके थ्रू ही अपना बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन पहले करवाइए, उसके बाद ही यात्रा शुरू करिए। 11वां सवाल, क्या सीनियर सिटीजन को जाना सही है या उनके लिए कोई एडवाइस है। सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनकी एज 60 से ज़्यादा है या 65 से ज़्यादा है, अगर वो केदारनाथ यात्रा या गंगोत्री, यमुनोत्री या बद्रीनाथ यात्रा पर आते हैं तो अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप पैदल ट्रैकिंग करने से बचें। आप हेलीकॉप्टर, घोड़ा, पालकी, इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करें। खासतौर पर बीपी और अस्थमा पेशेंट को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। सीनियर सिटीजन डॉक्टर की सलाह के बिना ये यात्रा न करें। 12वां सवाल है कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चारधाम यात्रा की जा सकती है। इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। यात्रा सीजन में चारों धाम यात्रा पर आपस में चारों धाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट रहते हैं। आप बहुत आराम से चारों धाम की यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं। 13वां सवाल है, होटल, धर्मशाला, GMBN, गेस्ट हाउस, हट, डॉर्मेट्री कौन सी बेस्ट है, कहाँ हमें स्टे करना चाहिए, क्या इनकी ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग की जहाँ तक की बात है तो GMBN के जितने भी गेस्ट हाउस हैं या हट्स हैं या डॉर्मेट्री हैं उनकी आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों में स्थित है। इसके अलावा जो कुछ प्राइवेट होटल्स या धर्मशाला बने हुए हैं उनकी ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल नहीं है, वो ऑन द स्पॉट ही आपको बुक करने पड़ते हैं। 14वां सवाल है कि हेलीकॉप्टर से किस धाम की यात्रा की जा सकती है, उसमें क्या खर्चा आएगा और कहां से कहां तक ये यात्रा होती है। हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों को कहां पर उतरना होता है और कैसे इस यात्रा को किया जाता है। देखिए, हेलीकॉप्टर यात्रा की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर यात्रा की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको गुप्तकाशी और फाटा ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। ये दोनों ही जगह जब आप केदारनाथ धाम की ओर चलते हैं बाय रोड तो रास्ते में ही पड़ते हैं। मेरे हिसाब से फाटा सबसे बेस्ट जगह है जहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा यात्रा करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फाटा हेलीपैड के पास से ही आप बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और आप चाहें तो वन साइड हेलीकॉप्टर बुकिंग कर सकते हैं और वन साइड पैदल या घोड़े, खच्चर, पालकी से आ सकते हैं। आप चाहें तो राउंड ट्रिप का टिकट बुक कर सकते हैं। राउंड ट्रिप का हेलीकॉप्टर टिकट करीब 4500 से 4800 के अराउंड रहता है और वन साइड का 2400-2500 के अराउंड टिकट बनता है। 15वां सवाल है कि किस धाम की यात्रा पहले करनी चाहिए, मतलब शुरुआत चारों धाम की यात्रा में कहाँ से करनी चाहिए। चारों धाम की यात्रा की शुरुआत की जाती है यमुनोत्री से
उसके बाद गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद बद्रीनाथ। 16वां सवाल है कुल कितने दिन की यात्रा हमें करनी चाहिए, कुल कितने दिन में पूरी 4 धाम की यात्रा की जा सकती है। देखिए मेरे हिसाब से मिनिमम 10 दिन आपको चाहिए 4 धाम यात्रा पूरी करने के लिए। बट अगर आप हेलीकॉप्टर को यूज़ करते हैं, घोड़े खच्चर पालकी को यूज़ करते हैं तो आप इसमें कुछ दिन 1 या 2 दिन कम भी कर सकते हैं। बट अगर आप सारी यात्रा पैदल करते हैं तो आप 10, 11 या 12 दिन तक इस यात्रा को पूरी करने में लगा देंगे। 17वां सवाल है कि बेस्ट टाइम कौन सा है 4 धाम यात्रा का। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 4 धाम यात्रा 6 महीने में की जाती है, जो मई से लेकर दीपावली तक चलती रहती है। बेस्ट टाइम मंथ के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो मई और जून का समय सबसे बढ़िया रहता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का मंथ भी बहुत बढ़िया है, वेदर भी प्लेजेंट रहता है और श्रद्धालु कम रहते हैं, तो ऐसे में दर्शन अच्छे होते हैं और चीज़ें काफ़ी सस्ती हो जाती है। 18वां सवाल है कि क्या पैदल यात्रा रात में भी की जा सकती है। पैदल यात्रा आपको यमुनोत्री और केदारनाथ में देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको रात में पैदल ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर लाइट की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है और रात के समय अमूमन पैदल ट्रैकिंग में पड़ने वाले छोटे मोटे ढाबे भी बंद हो जाते हैं, तो आपको मॉर्निंग में ही अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए। 19वां सवाल है कि 4 धाम यात्रा में खाने की व्यवस्था कहाँ कहाँ पर कैसी है। चारों धाम की यात्रा के दौरान खाने की व्यवस्था के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको नॉर्मल बहुत बेसिक खाना ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन सभी धाम पर आपको आसानी से खाना मिल जाएगा। केदारनाथ धाम में खाने के प्राइजेस कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत बुनियादी बहुत बेसिक खाना ही आपको चारों धाम में मिलने वाला है। 20वां सवाल है कि क्या 4 धाम यात्रा बाइक से भी की जा सकती है। 4 धाम यात्रा बाइक से बिल्कुल की जा सकती है। बहुत लोग 4 धाम यात्रा बाइक से करते हैं और बहुत लोग सावन के महीने में कावड़ यात्रा के दौरान बाइक से चारों धाम यात्रा करते हैं या 2 धाम यात्रा करते हैं या फिर किसी एक धाम पर बाइक से ही जाते हैं। 21वां सवाल है कि क्या सोलो ट्रैवलिंग की जा सकती है, मतलब अकेले चारों धाम यात्रा करने जाया जा सकता है। देखिए ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप अकेले 4 धाम यात्रा करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अकेले यात्रा करें, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं और अकेले तो आप बोर भी हो जाएंगे। 22वां सवाल है कि कौन सी कार या कौन सी बाइक ले जाना बेस्ट होगा 4 धाम यात्रा पर। देखिए चारों धाम यात्रा में जो रोड कंडीशन है उनके बारे में वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कि 4 धाम यात्रा पर रोड की कंडीशन फिलहाल कैसी है। उस कंडीशन को देखते हुए मेरे हिसाब से बाइक कोई भी हो, कार कोई भी हो, आप किसी भी कार या बाइक को ले जा सकते हैं। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। 23वां सवाल है सबसे बेस्ट टूर प्रोवाइडर या टूरिज्म एजेंसी कौन सी है, किसके थ्रू यात्रा करना सबसे ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। इसका जवाब मैं आपको यही दूंगा कि मेरी नॉलेज में अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने सारे टूर अपने खुद के वाहन से ही करता हूँ। तो मेरे हिसाब से अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई भी टूरिज्म एजेंसी या ट्रैवल एजेंट या फिर टूर प्रोवाइडर नहीं आया है जिसके बारे में मैं आपको बता सकूँ कि ये बेस्ट है, इनकी फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है। तो अभी तक मेरे हिसाब से कोई नहीं है। 24वां सवाल है कि क्या हम 4 धाम यात्रा के साथ किसी दूसरे हिल स्टेशन पर भी घूमने जा सकते हैं या आसपास में कोई जगह है जहां हम घूमने जा सकते हैं। तो जवाब है यस, बहुत सारी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। जैसे अगर आप यमुनोत्री धाम जाते हैं या गंगोत्री धाम जाते हैं तो आप मसूरी घूमने जा सकते हैं। मसूरी को घूमते हुए आप गंगोत्री जाने के लिए उत्तरकाशी होते हुए निकल सकते हैं और यमुनोत्री जाने के लिए आप कैंपटी फॉल, यमुना ब्रिज होते हुए बड़कोट यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो आप ओली घूमने जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आप चोपटा, मिनी स्विट्जरलैंड और तुंगनाथ मंदिर देखने जा सकते हैं। वहीं गंगोत्री जाते वक्त रास्ते में हर्षिल पड़ता है और हर्षिल बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ जा सकते हैं। बद्रीनाथ जाते वक्त जोशीमठ में आप घूमने जा सकते हैं, नीति वैली आप देखने जा सकते हैं और बद्रीनाथ यात्रा के दौरान आप पंच प्रयागों में भी दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जो आप 4 धाम यात्रा के दौरान कवर कर सकते हैं, लेकिन इन सभी जगहों को कवर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा डेज लगाने होंगे। 25वां सवाल है कि महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या किसी अन्य राज्य से आने वाले श्रद्धालु कैसे आएं, क्या सही तरीका है, क्या बेस्ट तरीका है। देखिए अगर आप इतने दूर दूर जगहों से आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप फ्लाइट ले लीजिए देहरादून तक या दिल्ली तक। अगर आप देहरादून तक फ्लाइट ले लेते हैं तो सबसे बढ़िया है। देहरादून एयरपोर्ट के पास से ही आपको प्राइवेट टैक्सी की फैसिलिटी मिल जाएगी जो आपको 4 धाम यात्रा करा सकते हैं, या फिर आप हरिद्वार आ जाइए, यहाँ से बसेस ले लीजिए,
उसके थ्रू आप चार धाम यात्रा कर सकते हैं। या फिर अगर आप दिल्ली पहुंच जाते हैं तो दिल्ली से भी आपको हरिद्वार आना होगा, उसके बाद आप अपनी चार धाम यात्रा शुरू कर सकते हैं। ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप हरिद्वार तक ट्रेन से आ सकते हैं और फिर चार धाम यात्रा शुरू कर सकते हैं। 26वां सवाल है कि क्या दर्शन के लिए किसी टोकन की आवश्यकता होती है, क्या कोई टोकन लेना पड़ता है? तो ये डिपेंड करता है यात्रा सीजन पर। साल 2019 की अगर मैं आपको बताऊं तो केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम चलता था। दर्शन करने से पहले ये काउंटर बना हुआ था, वहाँ से हमें एक टोकन कटाना होता था। उस टोकन को लेकर ही हम केदारनाथ धाम में अंदर दर्शन करने जा सकते थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी तो ये टोकन व्यवस्था लगभग चारों ही धाम में चालू थी। लेकिन 2019 के बाद जब से कोविड पेंडेमिक हुआ तो टोकन व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत कम श्रद्धालु ही धाम में दर्शन करने जा रहे हैं। 27वां सवाल है कि डॉक्यूमेंटेशन में हमें क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। सबसे जरूरी है आपका आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी रख सकते हैं। अगर आप फॉरेनर हैं तो पासपोर्ट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। बट जब से कोविड की पेंडेमिक शुरू हुआ है तो आपको कोविड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करने होंगे। अगर ई पास की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोविड की टेस्ट रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो भी साथ में लाना पड़ेगा। ये टोटली डिपेंड करेगा उत्तराखंड की उस समय चार धाम यात्रा की गाइडलाइन क्या है। 28वां सवाल है कि हमें चार धाम यात्रा पर क्या क्या लेकर जाना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है मेडिसिन किट। आप मेडिसिन किट्स हमेशा अपने साथ जरूर रखिएगा। वैसे तो चार धाम यात्रा पर आपको डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन अपनी पर्सनल मेडिसिन किट अगर आप अपने पास रखेंगे, अपनी ज़रूरत की मेडिसिन अपने साथ रखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। गर्म कपड़े आप किसी भी सीजन में जाइए, ज़रूरी है, ज़रूरत पड़ेगी आपको। चारों धाम पर गर्म कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रेनकोट ऑप्शनल है, ले जा सकते हैं। रेनकोट बारिश के सीज़न में काफ़ी हेल्प करता है, अगर आपके पास है तो ज़रूर लेकर जाइएगा। वैसे आपको रास्ते में पड़ने वाले कुछ अलग अलग शहरों में ये सभी सामान खरीदने की फैसिलिटी मिल जाएगी। ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर लेकर जाइएगा। स्लीपर पहन के आप पैदल ट्रैकिंग ना करें, ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा ज़रूरत के बाकी सामान भी आपको रखने चाहिए। खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह भी साथ लेकर जाइए, क्योंकि जगह जगह पर आपको खाने की अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आप अपना खुद का कुछ खाने पीने के आइटम ले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 29वां सवाल है कि रेनी सीजन में अगर यात्रा करते हैं, बरसात के मौसम में अगर यात्रा करते हैं तो क्या क्या परेशानी आ सकती है। रेनी सीजन की बात करते हैं तो यात्रा होती है फिर जुलाई और अगस्त के महीने में। जुलाई और अगस्त का महीना एक ऐसा होता है जिसे मानसून सीजन बोला जाता है, और नॉर्थ इंडिया में इस समय जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अगर आप चार धाम यात्रा जुलाई अगस्त के महीने में करते हैं तो आपको रेनकोट, छाता, ये सब चीज़ें जरूर लेकर जानी चाहिए। और अपनी यात्रा का जो ड्यूरेशन है, अगर वो 10 दिन है तो उसे 11 या 12 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह जगह रास्तों पर लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। रोड जाम हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप मानसून सीजन में या जुलाई अगस्त के महीने में चार धाम यात्रा करें। थोड़ा रिस्की भी हो जाता है और पूरे ही रास्ते लगभग बारिश का सामना हमें करना पड़ता है। लास्ट सवाल है 30वां सवाल, यात्रा में कुल कितना खर्चा होगा। ये देखिए पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है, आप पर ही डिपेंड करता है कि आप यात्रा कैसे करते हैं। अगर आप लग्जरी तरीके से यात्रा करना चाहते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, बट अगर आप नॉर्मल वे में या कम खर्चे में यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना होगा, तो आप बहुत कम बजट में इस पूरी यात्रा को कर पाएंगे। और हेलीकॉप्टर को अगर आप यूज़ करते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो खर्चा कम हो जाता है। घोड़े से जाते हैं तो खर्चा बढ़ जाता है। पालकी से जाते हैं तो और खर्चा बढ़ जाता है। हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस यात्रा को कैसे करना चाहते हैं। प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर आप कैसे स्पेंड करते हैं। आप पर्सनल टैक्सी बुक करके ले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अगर आप बसेस से जाएंगे, शेयर टैक्सी से जाएंगे तो खर्चा कम होगा। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं और चारधाम यात्रा करना चाहते हैं, पैदल ट्रैकिंग करते हैं, तो अमूमन मैं मानता हूँ 12-13 हज़ार या 15 हज़ार में आप चारों धाम यात्रा बहुत आसानी से पूरी कर लेंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल बाकी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन सभी लोगों के साथ जो भविष्य में कभी भी चारधाम यात्रा प्लान करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत एनालिसिस किया है, उसके बाद ही सारे सवालों के जवाब मैंने आप तक पहुंचाए हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस
बनाते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।